स्वागत है दोस्तों क्लासेस विद आदर्श में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। अभी तक की इस कड़ी में हमने 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया है और 1919 के भारत शासन अधिनियम तक जो भी विशेषताएं आई उनके बारे में हमने बात कर ली है। आइए बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की और इसकी पृष्ठभूमि के विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के पृष्ठभूमि की। तो इसकी पृष्ठभूमि में 2-3-4 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो खिलाफत आंदोलन, जो कि जस्ट 1919 के शासन अधिनियम के बाद में ही आ गया। खिलाफत आंदोलन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के जस्ट बाद में ही अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन करवा दिया। तुर्की के विभाजन और खलीफा को उसके पद से हटाए जाने के विरोध में भारतीय मुस्लिमों ने एक आंदोलन छेड़ दिया, उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया और इसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया। मुस्लिमों का कहना था कि हमारे धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक आस्थाओं के प्रति किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जो कि अंग्रेजों ने की। लिहाजा जो भारतीय मुस्लिम थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। दूसरा, इस समय तक गांधी जी भी काफी मुखर हो चुके थे। गांधी जी की भी मुखरता सामने आ रही थी, क्योंकि ये खेड़ा आंदोलन हो गया, चंपारण हो गया, अहमदाबाद में आंदोलन हो गया, तो उन्हें लेकर गांधी जी भी काफी सक्सेसफुल हो चुके थे और वो अपने प्रयोगों में सफल होने की वजह से भारतीय जनमानस में चर्चा का विषय बने हुए थे। अच्छा, जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही विधि आयोग की स्थापना की गई थी कि यह 10 वर्ष बाद आकर के इस बात का विचार करेगा, इस बात की जांच करेगा और इस बात की रिपोर्ट देगा कि भारत में स्वायत्त शासन की क्या संभावनाएं हैं और स्वायत्त शासन के विषय में भारतीयों ने क्या प्रगति की है 1919 से लेकर 1929 तक। तो 1929 में एक कमीशन आना था, एक आयोग आना था, लेकिन वो आ गया 1927 में ही, जिसे कहा जाता है साइमन कमीशन। 1927 में आ गया। इसके पीछे भी एक तर्क ये है कि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी की जगह पर चांसेस ये थे कि लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी। लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो लेबर पार्टी को जरा सी भी ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी कि वो भारतीयों के विषय में कुछ अच्छा सोचने, क्योंकि लेबर पार्टी उदारवादी पार्टी थी और वो भारतीयों के विषय में अच्छा निर्णय जो है ले सकती थी। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया और इसे भारत भेज दिया इस बात की जांच करने के लिए कि भारत में स्वायत्तता की क्या कंडीशंस हैं और यहाँ पर इन्हें सेल्फ गवर्नेंस के विषय में प्रोन्नत किया जाए या ना किया जाए। तो साइमन कमीशन के विषय में जब हम बात करें तो ये इसकी स्थापना इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था नवंबर 1927 में और ये भारत पहुंचा फरवरी 1928 में। भारत में कहां पे पहुंचा? भारत में पहुंचा ये मुंबई में। उस समय 3 ही बंदरगाह प्रमुख थे, या तो ये कलकत्ता या मद्रास पहुंचते या मुंबई पहुंचते, क्योंकि मुख्यतः जो जलीय यात्राएं थी वो की जाती थी, तो ये जलीय मार्ग से मुंबई पहुंचे। इसी साइमन कमीशन का जब ये लाहौर पहुंचा तो इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय।
इन्हीं लाला लाजपत राय पर सैंडर्स ने जो लाठी चार्ज करवाया, उस लाठी चार्ज की वजह से लाला जी की मृत्यु हो गई। और एक बड़ा फेमस उद्घोष उन्होंने उस समय दिया कि अंग्रेज शासन की एक एक लाठी जो मेरे बदन पर पड़ रही है वो इनके ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। और एक प्राय परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इस साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इस साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सारे सदस्य जो थे वो व्हाइट थे, श्वेत थे, यानी कि सारे के सारे अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। ये 7 सदस्यीय आयोग था और इसमें 7 के 7 सदस्य इंग्लिश थे। और भारतीय जनमानस इस बात से, जो भारतीय समाज को उस समय लीड कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग आदि के जो भी मेंबर्स थे, वो इस बात से काफी खफा थे कि आप हमारे भविष्य का निर्धारण करने आए हैं और हम में से किसी एक भी व्यक्ति को इस बात के लिए नहीं रखा कि हम अपनी बात रख लें। तो इसलिए भारतीयों ने इनका विरोध किया। जो 7 सदस्य थे उसमें 2 सदस्य मुख्य थे। एक तो जॉन साइमन था जो इस आयोग का अध्यक्ष था, इसीलिए इस आयोग को साइमन आयोग या साइमन कमीशन कहते हैं। दूसरा एटली, इसके एक मेंबर थे जो भविष्य में जाके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने, ब्रिटिशर्स के प्रधानमंत्री बने। और इन्हीं की जब सरकार थी तो उस समय पे भारतीयों को आजादी मिली। ये सारा प्रकरण चला। इन्होंने अपनी जांच की। जांच करने के बाद कुछ एक बिंदु जो इनकी जांच में आए, उनमें से एक बिंदु ये था, पहला कि भारतीय स्वायत्त शासी शासन के योग्य नहीं है, इन्हें सेल्फ गवर्नेंस ना दी जाए। दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखा जाए। तो इस प्रकार की तमाम सुझाव इन्होंने दिए। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनसे एक मांग की कि आप दलितों को एक अलग से निर्वाचक मंडल बनाइए, जैसा 1909 के भारतीय शासन अधिनियम में मुस्लिमों के लिए दिया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम में ईसाई भारतीय, ईसाई भारतीय यूरोपीय और जो एंग्लो इंडियन थे, इन सबको जो दिया गया था, उसी प्रकार से सिखों को दिया गया था, उसी प्रकार से दलितों के लिए भी एक अलग से निर्वाचक मंडल बना दीजिए। तो ये सिफारिश उन्होंने की, ये मांग इन्होंने की साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन ने इनकी मांग को माना और ये रिपोर्ट में उन्होंने दिया कि दलितों के लिए भी अलग से एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये उसने अपनी कमेटी के सुझाव में लिखा। इसके साथ ही साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया और 2 बार उसने यहाँ पर जांच की, परिस्थितियों को परखा और अपनी रिपोर्ट तैयार की। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। अच्छा, इसी बीच एक घटनाक्रम हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। अंग्रेजों की खिलाफत करने के लिए इन्होंने जो नमक कानून था उसको तोड़ दिया। विद्रोह इतना प्रचंड हो गया कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और ये उस समय जेल में थे जब तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात
चल रही थी। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और ये कहाँ हुई? ये हुई लंदन में। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें बुलावा किसको किसको था? एक तो ब्रिटिश प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रतिनिधि में कौन कौन होगा? जो वहां की पार्टियां थी, जैसे लेबर पार्टी हो गई, कंजर्वेटिव हो गए, और और दूसरे कौन से थे? दूसरे ऐसे जो भारतीय राज्यों से थे, और भारत सरकार, जो भारतीय ब्रिटिश सरकार थी, भारतीय ब्रिटिश सरकार थी, जो भारत में अंग्रेज थे, उनके पक्ष से कैंडिडेट जाने थे। तो कुल मिला के इन सब की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, और ये इस बात को तय करने वाले थे कि साइमन कमीशन जो था उसने जो अपनी सिफारिशें दी थी, उसके बाद में किन बिंदुओं को माना जाए और किन बिंदुओं को ना माना जाए, किन प्रावधानों को आपको देना सही रहेगा, किन प्रावधानों की आपकी मांग है और हम किन प्रावधानों को देना चाहते हैं। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई, जो कि उस समय पूरे भारत को लगभग लीड कर रही थी। कांग्रेस ही शामिल नहीं हुई। तो जब कांग्रेस शामिल नहीं हुई तो इस गोलमेज सम्मेलन को कहा गया कि ये बिना दूल्हे की बारात थी। भारतीयों ने इसका, या तमाम और भी लोग जो विद्वान लोग थे, उन्होंने इसे बिना दूल्हे के बारात की संज्ञा दी, और ये गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया। फलतः रिजल्ट क्या रहा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वहां से आकर के इरविन ने गांधी जी से कहा कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लीजिए। गांधी जी को मार्च 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया, और एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी इरविन समझौता। इस गांधी इरविन समझौता में गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी, और उन शर्तों को, दो एक शर्तों को छोड़ करके बाकी सारी शर्तें इन्होंने मान ली। जैसे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए उनको छोड़ दिया जाए, जिन पर मुकदमे लिखे गए हैं उनके मुकदमे वापस ले लिए जाएं, जिन पे अर्थदंड लगाया गया है तो उन्हें माफ कर दिया जाए। इस प्रकार की केवल दो शर्तें नहीं मानी गई, और वो ये कि पहला तो जो पुलिस कार्रवाई हुई थी, पुलिस ने जो प्रताड़ित किया था लोगों को, उसकी जांच नहीं होगी, नहीं माना इरविन ने। दूसरा, भगत सिंह की फांसी के संबंध में जो बात हुई थी, भगत सिंह की फांसी टाल दो, इस संबंध में डिमांड की गई थी, तो इनकी फांसी की डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया गया, और ये बात भी इरविन ने नहीं मानी। बाकी गांधी जी ने 5-6 शर्तें जो भी रखी वो उन्होंने स्वीकार कर ली, और गांधी जी यहाँ से सेकेंड राउंड टेबल जो लंदन में हुआ, तो उस सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेने चले गए। उस सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी ने भी अपनी बातें रखी, और इन सभी दलों के बीच बातचीत हुई। एक तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने भाग नहीं लिया, या कांग्रेस की तरफ से किसी कैंडिडेट ने भाग नहीं लिया, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, इस बात की उम्मीद के साथ कि कहां कहां क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक श्वेत पत्र जारी हुआ, और उस श्वेत पत्र के बिहाफ पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, और उस भारत शासन अधिनियम में क्या क्या व्यवस्थाएं हुई
आइए हम लोग उसे देखते हैं। पहली बात तो ये हुई कि जो द्वैध शासन है, जो 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था प्रांतों में, इस द्वैध शासन को उठा के केंद्रीय स्तर पर अप्लाई कर दिया गया और प्रांतीय स्तर से हटा दिया गया। केंद्रीय स्तर पर लागू और प्रांतों से निरस्त। पहला काम तो ये हुआ कि प्रांतों से रद्द कर दिया गया और केंद्रीय स्तर पर लागू हो गया। ये द्वैध शासन जो था, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये द्वैध शासन 1765 में ही लॉर्ड क्लाइव जो था वो लागू करके देख चुका था। जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो दीवानी और शासकीय दोनों अधिकार उस समय मिले थे उड़ीसा, बंगाल, बिहार में, तो वहां पर द्वैध शासन पहले ही लागू करके देखा जाए, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में लागू किया गया। अगर कभी प्रश्न आए परीक्षा में कि द्वैध शासन कब इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, तो आप 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही चूज करेंगे। तो उसमें केंद्रीय स्तर पर लागू हुआ और केंद्रीय स्तर पर भाई केंद्रीय विधानसभा इस पे केंद्रीय स्तर पर लागू हुआ और केंद्रीय स्तर पर दो तरीके के विषय बना दिए गए। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। एक परिवर्तन ये आया कि जो हस्तांतरित विषयों को शासन हो रहा था वो गवर्नर जनरल प्लस मंत्री के माध्यम से हो रहे थे। जो भी मंत्री परिषद थी, ये दोनों मिलकर शासन कर रहे थे, इन पे कानून बना रहे थे। और आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी कार्य परिषद जो थी वो कानून बना रही थी। अंतर ये था कि जब राज्य स्तर पर ये लागू हुआ था 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में, तब अगर किसी मंत्री और गवर्नर द्वारा बनाया हुआ प्रस्ताव फेल हो जाता तो सिर्फ उस मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था ये कर दी कि अगर किसी मंत्री द्वारा बनाया गया या लाया गया कोई प्रस्ताव फेल हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? केंद्रीय स्तर पर। प्रांतीय स्तरों पर क्या हुआ? प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। हालांकि इसका बहुत हद तक समर्थन साइमन आयोग ने नहीं किया था, लेकिन प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई और प्रांतों में 1937 में चुनाव कराए गए। 1937 ईस्वी में चुनाव हुए। प्रांतों में चुनाव हुए तो कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे उस समय। 11 प्रांतों में चुनाव, 11 प्रांतों में चुनाव हुए और इनमें से 8 में कांग्रेस भारी बहुमत से जीती। 8 राज्यों, 11 राज्यों में चुनाव हुए, 11 में से 8 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। ये सारे काम हो गए। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ, शक्ति विभाजन। प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का विभाजन किया गया और 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची, राज्य सूची और
समवर्ती सूची जैसा हमें वर्तमान के संविधान में देखने को मिलता है। 3 सूचियां बनाई गई। उस समय की संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 46 विषय थे। तो ये उस समय की सूचियां बनाई गई, इनमें विषय का डिवाइडेशन किया गया। इसके साथ ही जो संघ सूची थी इस समय की तरह, संघ सूची पे केंद्रीय स्तर पर कानून बनते थे, राज्य सूची पर राज्य स्तर पर कानून बनते और समवर्ती सूची पर दोनों की सहमति से कानून बनते थे। अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद होता तो वहां पर गवर्नर जनरल इन सब का आका था और उसी की बात मानी जाती थी। उसके पास अध्यादेश जारी करने की पावर थी। शक्ति का विभाजन हुआ। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अब आप पूछेंगे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के ही संविधान में हो गई, लेकिन यहाँ पर 1919 के संविधान में जो हुई वो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण काम इस शासन अधिनियम के माध्यम से ये हुआ क्या कार्य हुआ कि आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना हुई और कब हुई? 1935 में, अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। किसके लिए? मुद्रा एवं शाख नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना हुई। साथ ही मुद्रा एवं शाख के लिए, और इस आरबीआई को अप्रैल 1949 राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। यही आरबीआई अभी तक हमारी मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण करती है। हुआ ये कि जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई उस समय ये निजी बैंक था और बाद में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसके जो ज्यादा हिस्सेदारी थी वो सरकार ने खरीद ली और इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। एक काम ये हुआ इस अधिनियम के माध्यम से कि केंद्रीय या संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। पहली बार न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1773 में, लेकिन वो कलकत्ता का न्यायालय था, 1773 में की गई थी। लेकिन 1773 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय न्यायालय की स्थापना हुई जिसमें 6+1 यानी कि 7 न्यायाधीश थे। 7 न्यायाधीश में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस ग्वेरिस मुख्य न्यायाधीश थे इसके, और 6 अन्य सहायक न्यायाधीश थे। आपको बताना ये है कि जो 1774 में न्यायालय बना कलकत्ता में उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हालांकि 1773 ईस्वी का जो एक्ट है वो मैंने आपको
पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाके इसे देख सकते हैं। एक और कार्य इस अधिनियम के माध्यम से हुआ और वो ये हुआ कि इस अधिनियम में 1935 का जो अधिनियम आया, कभी कभी इससे सवाल ये पूछ लिया जाता है कि इस अधिनियम में कितने आर्टिकल थे और कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे। तो इस अधिनियम में 371 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां थी और 10 भाग थे। ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत सारी चीजें मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।